Today we are going to start a new chapter of class 12th economics of Indian economic development, and the chapter name is economic reforms since 1991. तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इट रिफर्स टू सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पेस है वो एक्सेलरेट हो सके, तो उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी उन सारी पॉलिसीज़ को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है. बिफोर 1991 हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जितने भी पॉलिसीज़ बन रही थी वो सारी पॉलिसीज़ इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत गंदे तरीके से गिर रही थी. जीडीपी ग्रोथ डाउन था, फिजिकल पॉलिसी सारी फ्लॉप हो गई थी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ चुका था. देयर वर मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. So in 1991, the government of India under the Prime Minister P.V. Narasimha Rao and his then Finance Minister Dr. Manmohan Singh, उन्होंने कई सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इंडिया में. बेसिक 3 रिफॉर्म्स थे, कंपोनेंट्स 3 थे इकोनॉमिक पॉलिसीज के. द 3 रिफॉर्म्स और 3 कंपोनेंट्स वर LPG, that is liberalization that replaced licensing, privatization that replaced quota, and the last one is globalization that replaced परमिट. जो पहले सारी चीज़ें लगती थी, अब इनके बदले में ये नई 3 पॉलिसीज आई है. So let's discuss about the first component or first element of NEP, that is liberalization. So what is liberalization? It refers to removal of entry or growth restrictions of private sector or removal of trade barriers. A very simple definition of liberalization is given here, that कोई भी restrictions जो लगे थे पहले private sector के लिए, private sector के ऊपर, उन सारे restrictions को remove करना और उनको एक freedom provide करना, so that they can operate freely. So that is liberalization. One more definition is there. Liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि तुम इतनी क्वांटिटी में ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो. प्राइवेट सेक्टर के लिए रेस्ट्रिक्शंस थी. देखते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर सच एज लाइसेंस. पहले लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर को अगर अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है या अगर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है. इट वॉज एक्सपीरियंस दैट सेवरल शॉर्ट कमिंग्स हैड इमर्ज, जिसके चलते बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स आ गई थी. दिस कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेज, पिलफ्रेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. करप्शन हो रहा था, अनड्यू डिलेज हो रहे थे, एंड ग्रोथ रेट भी फॉल हो गया था. तो गवर्नमेंट को लगा कि अब कुछ किया जाए इसके लिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो है, कुछ 4 रिफॉर्म्स थे इसके अंदर. विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी रिफॉर्म इन डिटेल. सो फर्स्ट रिफॉर्म जो था दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में करीबन 5 रिफॉर्म्स हुए थे. तो पहला रिफॉर्म जो है वो है रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस. पहले ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज में इस्टेब्लिश करने के लिए, कैपेसिटी रेस करने के लिए, वी नीड टू हैव लाइसेंस बिफोर दैट. बट नाउ ओनली देयर आर 5 इंडस्ट्रीज जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है. वो है लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स. अगर आप इन 5 चीज़ों की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो यू नीड लाइसेंस फॉर दैट. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर आईपीआर जब बना था 1956 में, सो आईपीआर में हमने देखा था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी. बट 1991 में पहले 17 से 8 किया गया रिजर्व पब्लिक सेक्टर के लिए, एंड नाउ इन 2011 ओनली 2 industries are there which is exclusively reserved for public sector, and they are atomic energy and railways. अभी गवर्नमेंट रेलवेज को भी प्राइवेटाइज करने की प्लानिंग कर रही है. द थर्ड इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. पहले बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो एसएसआई के लिए रिजर्व रहते थे, बट उन एरिया को अब डी रिजर्व कर दिया है. अब फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए भी पहले लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, बट अब बिना किसी लाइसेंस के प्रोड्यूसर जितना चाहे अपनी कैपेसिटी को
इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. पहले परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी कैपिटल गुड्स को अगर आप इम्पोर्ट करो फॉरेन कंट्री से, बट नाउ परमिशन इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. नेक्स्ट रिफॉर्म जो है वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हुई वो थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक अलाउड नहीं थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक अलाउड हो रहे हैं. सेकेंड, आरबीआई का रोल चेंज हुआ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द रोल ऑफ आरबीआई हैज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. पहले आरबीआई पूरी चीज़ रेगुलेट करता था, बट नाउ it acts only as a facilitator of financial sector. And private sector bank can take decisions, and they can decide their own interest rate structure. थर्ड पॉइंट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अलाउड. पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी, बट अब इसको भी अलाउ कर दिया गया है. एंड फोर्थ, ईज इन एक्सपेंशन फॉर प्राइवेट बैंक. पहले प्राइवेट बैंक को बैंक वगैरह की ब्रांचेस ओपन करने में डिफिकल्टी आती थी, बट अब काफ़ी हद तक इसमें ईजीनेस आ गई है. थर्ड है फिजिकल रिफॉर्म्स. फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को कहा जाता है फिजिकल रिफॉर्म्स. तो सबसे पहले देखते हैं कुछ टैक्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं. नंबर वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोला जाता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता. जो अर्नर है इनकम का, हु इज अर्निंग द इनकम, दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड टू पे दैट टैक्स. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज IT, दैट इज इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन इजीली शिफ्ट किया जा सकता है. एग्जाम्पल GST. अब जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या रिफॉर्म्स हुआ कि पहले बहुत ज़्यादा रेट होता था टैक्स का. ये सारी चीज़ों में काफ़ी कमी आ गई, रेट्स काफ़ी कम हो गए डायरेक्ट टैक्स के. एंड सेम फॉर इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो, द रेट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड. एज अ रिजल्ट ऑफ इट काफ़ी रेवेन्यू बढ़ा गवर्नमेंट का. एंड सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स स्ट्रक्चर. पहले टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड्स ऑफ कंप्लायंस एंड स्ट्रक्चर, बट नाउ tax structure has been simplified.